जय हिंद बच्चों, मेरे साथ 7 सवाल का ये चौथा एपिसोड है और आज हम बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री की। रूल्स रेगुलेशंस वही हैं। जब क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो तो पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखना है, फिर सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा जेईई का 2015 का सवाल। O2 जो है वो एडजॉर्ब हुई है मेटेलिक सरफेस पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है और आपसे पूछा है कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं। O2 का फिजिकल एड्सॉर्प्शन हुआ है, हीट रिलीज हुई है, पाई स्टार 2p ऑफ O2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेंसी है वो बढ़ी है और बॉन्ड लेंथ O2 की इंक्रीज हुई है। ये ऑप्शंस आपके पास हैं, आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन पहचानना है। चलिए कीजिए। कर लिया होगा आपने। अब हम यहाँ पे देखिए, O2 एड्सॉर्ब हुई है मेटेलिक सरफेस पर, तो फिजिकल और केमिकल दोनों एड्सॉर्प्शन हो सकते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। तो अगर दो चीज़ों के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो निश्चित रूप से वहाँ पर कैटायन एनायन इस टाइप की कुछ फॉर्मेशन हुई होगी। आयनिक बॉन्ड टाइप की फॉर्मेशन होती भी लग रही है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर साफ बता रहा है कि यहाँ पर केमिकल एड्सॉर्प्शन हुआ है। इसका मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन तो नहीं हुआ। और अगर केमिकल एड्सॉर्प्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है, तो केमिकल रिएक्शन में हीट ज़रूर रिलीज होती है, तो ये वाला ऑप्शन जाएगा करेक्ट। अब ऑक्यूपेंसी ऑफ पाई स्टार 2p ऑफ O2 इज इंक्रीज्ड एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 इज इंक्रीज्ड। बड़ा मज़ेदार सीन है। अगर आपको मालूम हो तो O2 के अंदर जो होता है होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन, और जब हम लिखते हैं तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, उसके बाद होता है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। यहाँ पर हो गए दो इलेक्ट्रॉन्स, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 और 2 हो गए 14। अब अगर आप देखो तो पाई स्टार 2px आता है यहाँ पर और फिर पाई स्टार 2py आता है यहाँ पर, तो 15 और 1 16 ऐसे ही भरा जाता है। अब आप सोचिए, अगर मेटल ने इसके बाद यहाँ पर आपको पता है सिग्मा स्टार 2pz आता है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर इस जगह पर अभी इलेक्ट्रॉन्स लेने की जगह है O2 के पास, और एक इस जगह पर O2 के पास इलेक्ट्रॉन लेने की जगह है। तो जब जिस सरफेस के ऊपर भी वो पार्टिकल O2 के आगे बैठे हैं, तो जब वो सरफेस उस O2 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर लेगा? O2 किस जगह पर अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगा? तो O2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा किस जगह पर? इन जगहों पर। कौन से वाले में? पाई स्टार पर। और अगर पाई स्टार के अंदर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऑक्यूपेंसी ऑफ पाई स्टार 2p ऑफ O2 इज इंक्रीज्ड, चूंकि जो एड्सॉर्बेट है वो है O2, और जो एड्सॉर्बेंट है, एड्सॉर्बेंट ने एड्सॉर्बेट यानी कि O2 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करे हैं। O2 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके O2 माइनस बनाया होगा। तो अगर O2 माइनस बनाया होगा तो O2 ने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, तो किन जगह पर लिए होंगे? इन्हीं जगहों पर लिए होंगे। कौन सी जगह है? पाई स्टार। ये बात करेक्ट है कि यहाँ पर ऑक्यूपेंसी O2 की बढ़ जाएगी। इस वजह से बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं? पाई स्टार 2p में। पाई स्टार 2p में इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। ये अपने आप में बड़ा खूबसूरत सवाल है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी सिनर्जिक इफेक्ट के अंदर IIT JEE पूछती रही है। उस चीज़ को वहाँ पर इस्तेमाल न करके इस बार JEE ने 2015 में एड्सॉर्प्शन के अंदर बड़े शानदार तरीके से पूछा है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ये आपके पास एक प्रश्न है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कह रखा है कि 10 ग्राम सैंपल है एक्टिवेटेड चारकोल का, उसे एक बॉक्स के अंदर डाल दिया गया है जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है, और उसके अंदर जब गैस का प्रेशर हुआ तो वो डिक्रीज हो गया 760 से 475 mm of Hg तक। आपको चारकोल का डेंसिटी दे रखा है 0.5 ग्राम पर ml, और आपको ये बताना है कि कितना वॉल्यूम गैस का एड्सॉर्ब हुआ पर ग्राम ऑफ चारकोल एट 475 mm। चलिए आरंभ करिए। कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो यहाँ पर आपको चारकोल का दे रखा है 0.5 ग्राम पर मिलीलीटर और 10 ग्राम चारकोल दे रखा है, तो हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं चारकोल के लिए डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और मैं जब यहाँ से वॉल्यूम डेंसिटी हमारे पास दे रखी है 0.5 ग्राम, मास हमको दे रखा है 10, वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास 20 मिलीलीटर, और ये वॉल्यूम आ गया मेरे पास चारकोल का। अब मेरे को ये पता लगाना है कि चारकोल ने अपने ऊपर कितनी गैस एड्सॉर्ब करी।
पहले प्रेशर कितना था 760, बाद में कितना हो गया 475। एक बात समझिए, आपको जिस बॉक्स के अंदर गैस दे रखी है उस बॉक्स का वॉल्यूम है 1 लीटर, लेकिन उसमें से कुछ तो 10 ग्राम चारकोल पड़ा हुआ है। तो जिस बॉक्स के अंदर चारकोल पड़ा हुआ है, यार बॉक्स इसके अंदर कुछ चारकोल पड़ा हुआ है, चारकोल का वजन है 10 ग्राम, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है 20 मिलीलीटर। तो आपको मालूम है सॉलिड के ऊपर कोई भी गैस लॉ अपन नहीं लगाते हैं, गैस लॉ गैस पे लगता है, वेपर्स पे भी नहीं लगता है। तो अब अगर आप देखें तो टोटल वॉल्यूम था हमारे पास 1 लीटर, मतलब 1000 मिलीलीटर इस डब्बे का वॉल्यूम था। उसमें से 20 मिलीलीटर जगह तो चारकोल ने खा ली, तो गैस का वॉल्यूम कितना हुआ, गैस का वॉल्यूम हुआ 980 मिलीलीटर। तो शुरुआत में मैं लगाता हूँ, देखो मैं लगाता हूँ यहाँ पर PV इक्वल टू nRT, ठीक है। इनिशियली क्या था, इनिशियली निकालने वाले हम लोग, इनिशियल लगाएंगे तो P प्रेशर कितना दे रखा था 760, वॉल्यूम कितना था 980। कैसे पता 980, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, डिवाइडेड बाय उसमें से आप 20 घटाओगे तो ये हो जाएगा 980, तो हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1000, जो कि मेरे को उसको लीटर में कन्वर्ट करना था। मैं मोल्स निकालना चाहता था, मुझे मोल्स देखने हैं कितना है, और यहाँ पर जाएगा R इंटू T, टेम्परेचर गिवन नहीं है। तो इनिशियल मोल्स मेरे पास जो थे Ni वो थे मेरे पास 760 इंटू 980 अपॉन 1000 RT, ये इनिशियल मोल थे। अब प्रेशर घट करके कितना हो गया 475। अब अगर मैं दोबारा लगाना चाहूँ यहाँ पर, फाइनली देखना चाहूँ फाइनली कितना हुआ, तो फाइनली देख दीजिए, यहीं से अंदाज लगा लीजिए 760 जगह सिर्फ 4, इसकी जगह पर 475 रखना है। तो अब देख लेते हैं कितना हुआ होगा, तो ये हो जाएगा 475। अगर मैं डायरेक्ट रख दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, प्रेशर 760 की जगह पर 475, बाकी सारा डेटा वही है, मुझे फाइनल मोल्स निकालने हैं। तो क्या आ जाएगा 475 इंटू 980 अपॉन 1000 RT इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर फाइनल मोल्स। तो अगर मैं पूछूँ गैस एड्जॉर्ब कितनी भी, तुम दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मेरे को एड्जॉर्ब गैस मिल जाएगी। ये मोल थे, ये मोल रह गए, इनको घटाऊंगा तो मुझे एड्जॉर्ब मोल मिल जाएंगे। तो मोल्स कितने हो गए मेरे पास, अगर कोई मुझसे पूछे मोल्स कितने एड्जॉर्ब्ड हो गए, तो आइए निकाल लेते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 760 माइनस 475, आगे आप समझ रहे होंगे 980 अपॉन 1000 RT। सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 285 इंटू 980 अपॉन 1000 RT। ये मेरे पास निकल करके आ गए वो मोल जो एड्जॉर्ब हुए हैं। अब अगर आपको तो वॉल्यूम पूछा गया है, वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो तो वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे। ये 285 इंटू 980 1000 RT आप याद रखिएगा। अब मैं इस वाले सेक्शन को यहाँ से हटा देता हूँ और इस जगह पर कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। तो अब मैं देखना चाहता हूँ, चूँकि मुझसे पूछा है 475 पर कितना एड्जॉर्ब हुआ। हमारे पास जो गैस एड्जॉर्ब हुई है उसके मोल आ चुके हैं। अब मैं उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करूँगा तो PV इक्वल टू nRT फिर से लगा लेता हूँ। प्रेशर कितना दे रखा है 475, वॉल्यूम कितना है मेरे पास, वॉल्यूम मेरे को देखना है गैस का कितना एड्जॉर्ब हुआ। वो गैस जो एड्जॉर्ब्ड हुई है उसके मोल ये रहे यहाँ पर 285 इंटू 980 अपॉन 1000 RT से RT कैंसिल आउट हो गया। और अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो वॉल्यूम सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा। मैं इसको कैलकुलेटर से कर देता हूँ ताकि समय बचाया जा सके। तो ये मेरे पास है 285 मल्टीप्लाइड बाय 980 और डिवाइडेड बाय 475 और डिवाइडेड बाय 1000। तो ये मेरे पास आ गया वॉल्यूम सॉल्व करके। ये वॉल्यूम मेरे पास सॉल्व करके आ गया है। इसको मैं पूरे को यहाँ से हटा लेता हूँ और ये आ गया मेरे पास 0.588 लीटर। इतने लीटर आ गया, यानी कि अगर मैं इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करूँगा तो ये मिलीलीटर में हो जाएगा मेरे पास। इसको लीटर में ही रहने देते हैं। और हमसे पूछा था यहाँ पर, आपसे पूछा था कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस एड्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ चारकोल पूछा था। तो कितने ग्राम चारकोल मेरे पास है, 10 ग्राम चारकोल। गैस कितनी एड्जॉर्ब करी, इतनी। तो गैस एड्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ चारकोल जब आप निकालेंगे तो 0.588 कितने ने एड्जॉर्ब की है, 10 ग्राम ने, डिवाइडेड बाय 10 तो आ गया 0.0588 लीटर पर ग्राम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बड़ा प्यारा सवाल है यहाँ पर, ऑर्डर बताना रिएक्शन का। अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है फॉस्फीन का यानी कि PH3 का ऑन द सरफेस ऑफ टंगस्टन
एट लो प्रेशर, तो यहां पर ऑर्डर कितना होगा ये आपको आइडेंटिफाई करना है। चलिए कीजिए। कर लिया होगा आप लोगों ने। एक्चुअली इस प्रश्न को देने के पीछे कारण क्या है वो सुन लीजिए। हम जब जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो जीरो ऑर्डर के 2-3 एग्जाम्पल ही लिखवाए जाते हैं अमूमन नोट्स के अंदर। जब लोग लिखवाते हैं, एक लिखवाते हैं कि H2 + Cl2 से बन रहा है 2HCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक एग्जाम्पल ये लिखाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लिखाया जाता है एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। तो उसको देखते ही सबसे पहले विचार मन में आएगा कि शायद इसका आंसर जीरो ऑर्डर हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। यहां पर जो क्वेश्चन के अंदर बात बोली गई थी वो बोली गई थी लो प्रेशर पर। अब ये आपके पास फॉस्फीन है, फॉस्फीन के बारे में जानते होंगे, रॉटन फिश लाइक स्मेल होती है इसके अंदर। टंगस्टन के सरफेस पर एड्जॉर्प्शन हो गया तो ये हो गई PH3 एड्जॉर्ब्ड। अभी एड्जॉर्ब्ड कंडीशन में है, अब ये डिकम्पोज हो रही है तो P + 3/2H2 ऐसे डिकम्पोज हो रही है। अगर आप देखें तो रेट इक्वल टू K और यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए, प्रेशर ऑफ PH3। जब प्रेशर लो होता है उस वक्त जो कवर्ड सरफेस होगी वो भी कम होगी, प्रेशर बढ़ता जाएगा, कवर्ड सरफेस बढ़ती चली जाएगी। तो स्टार्टिंग में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ K, और यहाँ पर इसकी जगह पर K डैश कर देता हूँ, उसकी जगह लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर कवर्ड सरफेस ऑन टंगस्टन। क्यों? क्योंकि अगर आपको दिखाएं तो P प्रोपोर्शनल टू जाएगा सरफेस कवर्ड, सरफेस कवर्ड। किसकी सरफेस कवर्ड? टंगस्टन की। P किसका? फॉस्फीन का प्रेशर। फॉस्फीन का प्रेशर बढ़ता रहेगा, सरफेस कवर्ड बढ़ती चली जाएगी। तो लो प्रेशर पर तो कवर्ड सरफेस मौजूद होगी, लेकिन जब हाई प्रेशर हो जाएगा तो हाई प्रेशर पर क्या हो जाएगा, सारी की सारी सरफेस कवर्ड हो जाएगी। सारी की सारी सरफेस कवर्ड हो जाएगी तो फिर प्रेशर बढ़ाने से आपको वहाँ पर एड्जॉर्प्शन होता नहीं दिखेगा, यानी कि आपका प्रेशर बढ़ता चला जाएगा तो एड्जॉर्प्शन में कोई तब्दीली वहाँ पर नहीं आएगी। और अगर एड्जॉर्प्शन में कोई तब्दीली वहाँ पर नहीं आएगी तो उस वक्त रेट हो जाएगा कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर बढ़ाते रहो, रेट में चेंज नहीं आएगा। और अगर कांस्टेंट हो जाएगा, रेट कांस्टेंट हो जाएगा, किसी भी कंसंट्रेशन पर रेट कांस्टेंट हो जाए तो उसे कौन सा बोलते हैं? जीरो ऑर्डर। कहने का मतलब ये है कि अगर यही क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता हाई प्रेशर पर तो होता ऑर्डर 0, पूछा जा रहा है लो प्रेशर पर तो ऑर्डर जाएगा 1। देखते हैं कि मेडिकल में क्या सवाल सरफेस केमिस्ट्री में पूछे गए हैं। एक सवाल हमने वहाँ पर 2016 का नीट का निकाला है, सामान्य सा क्वेश्चन है। एक आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्ट है, उसको कोएगुलेट करवाया गया सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड से। जितना अमाउंट डालना पड़ा, मिलीमोल्स पर लीटर दे रखे हैं वो ये रहे, तो कोएगुलेटिंग पावर में अरेंज करना है। कीजिए। कर लिया होगा आप लोगों ने। सिंपल सी बात है, जो कोएगुलेटिंग पावर है, क्षमता अगर देखी जाए किसी आयन की, आर्सेनिक सल्फाइड का जो सॉल्ट होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्ट होता है। कैसे बनता है आपको मालूम है। इधर आर्सेनिक सल्फाइड का जो सॉल्ट होता है उसमें ऐसे करके AS2S3 रहता है और इसके ऊपर सल्फाइड आयन ऐसे करके एड्जॉर्ब रहते हैं, तो कुल मिलाकर के एक नेगेटिव सॉल्ट होता है। और नेगेटिव सॉल्ट को जब आपको कोएगुलेट करना होता है तो कैटायन चाहिएंगे, तो यहाँ पर सोडियम मिला होगा, यहाँ बेरियम मिला होगा या मैग्नीशियम मिला होगा। तो जितना जितना अमाउंट डालना पड़ा है कोएगुलेट करने के लिए तो वो अमाउंट यहाँ पर दे रखा है। तो सीधी सी बात है, जिसका ज़्यादा अमाउंट डालना पड़ा इसका मतलब वो कोएगुलेट ज़्यादा करने की क्षमता उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर कोएगुलेटिंग पावर कम है। और जिसके थोड़े से अमाउंट ने कोएगुलेशन कर दिया इसका मतलब उसकी कोएगुलेटिंग पावर ज़्यादा रही होगी। इसका ज़्यादा अमाउंट यूज़ करना पड़ा, इसकी कोएगुलेटिंग पावर सबसे कम है। इसका सबसे कम अमाउंट यूज़ करना पड़ा, इसकी कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है। तो थर्ड सेकंड फर्स्ट, तो थर्ड सेकंड फर्स्ट सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। यह है जेईई का 2012 का क्वेश्चन। अच्छी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। एक तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर पूरा एड्जॉर्प्शन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको एकदम एक्सट्रैक्ट निकाल करके एनसीईआरटी ने इस क्वेश्चन के माध्यम से पूछ लिया है। यहाँ पर 4 ग्राफ दिए हैं और इधर लिख रखा है डिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस, इधर पोटेंशियल एनर्जी है, इधर प्रेशर, अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड है, इधर अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड वर्सेस टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड वर्सेस टेम्परेचर पे ग्राफ दे रखा है।
पूछ रखा है कौन सा ग्राफ किसका है, ऑप्शन बता रखे हैं, पहला फिजिकल एड्जॉर्प्शन, दूसरा केमिकल एड्जॉर्प्शन का है, पहला फिजिकल एड्जॉर्प्शन, तीसरा केमिकल एड्जॉर्प्शन का है, चौथा केमिकल एड्जॉर्प्शन का, दूसरा केमिकल एड्जॉर्प्शन का ग्राफ है, और फोर्थ केमिकल एड्जॉर्प्शन और थर्ड केमिकल एड्जॉर्प्शन ये पूछा हुआ है। चलिए कीजिए, कर लिया होगा आप लोगों ने। सबसे पहले जो नीचे वाला ग्राफ है, इस ग्राफ को पहले मैं आपको बता दूं तो जब हम केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन किसी की दिखाते हैं तो ए और बी के मिलने से अगर ए बी बनता है तो क्या दिखाते हैं कि पार्टिकल जब एक दूसरे के पास पास आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, और जिस पॉइंट पर आके सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होती है उसी पॉइंट पर मानते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। तो आप जब पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाते हैं, अगर आपको याद होगा तो कुछ इसी टाइप से बनाते थे ऐसे करके, इस पॉइंट पर आकर के पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, ये वही जगह दिखाई गई है। यानी कि ये जो ग्राफ एक प्रकार से बता रहा है कि दो चीज़ों के बीच में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, ये उसका ग्राफ है। तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन तो आपको मालूम है केमिकल एड्जॉर्प्शन में होती है। इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है ये केमिकल एड्जॉर्प्शन का ग्राफ है, यानी कि केमिजॉर्प्शन का ग्राफ है एड्जॉर्प्शन। ये वाला ग्राफ, इसको अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब x बाई एम वर्सेस टी का ग्राफ है। फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन में डिफरेंस एनसीईआरटी में गिवन है। टेम्परेचर बढ़ाने से फिजिकल एड्जॉर्प्शन में सिर्फ कमी आती है, ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन का ग्राफ है। और टेम्परेचर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन पहले बढ़ता है और बाद में कम होता है। ग्राफ कुछ उसी तरफ इशारा कर रहा है, यहाँ तक बढ़ा के रोक दिया। आगे अगर पूरा कर देते तो शायद पता चल जाता, तो उन्होंने थोड़ा छुपाने की कोशिश की यहाँ पर कि पूरा नहीं दिखाया। उस लिहाज से अगर आप इसको देखेंगे तो ये किसका बैठता है, ये केमिकल एड्जॉर्प्शन का ग्राफ बैठता है। ये ग्राफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन का है, फ्रीउंडिच में पढ़ते हैं इसको। फ्रीउंडिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एनसीईआरटी में गिवन है, ये उसी पर बेस्ड है। इन्हीं के आधार पर अगर आप बना लेंगे फर्स्ट फिजिकल सेकंड केमिकल, ये करेक्ट है। फर्स्ट फिजिकल थर्ड केमिकल, फर्स्ट फिजिकल थर्ड केमिकल, ये रॉन्ग है। फोर्थ केमिकल सेकंड केमिकल, फोर्थ केमिकल एड्जॉर्प्शन ग्राफ है, सेकंड केमिकल का ये भी सही है। और फोर्थ केमिकल थर्ड केमिकल, तो ये रहा फोर्थ केमिकल और थर्ड केमिकल, ये रॉन्ग है। आंसर हो गए ए और सी। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर कैटालिसिस पर आप लोगों के लिए निकाला है। काइनेटिक्स से जुड़ता हुआ थोड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये थोड़े साफ नहीं लिखे हुए, तो ये कैटलिस्ट मैंने V2O5 और प्लेटिनम अलग से लिख दिए हैं ताकि आपको साफ साफ दिख सकें। ग्राफ बने हुए हैं कुछ। अबव इज द स्कीम ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ए प्लस बी से कोई सी रिएक्शन कराई जा रही है, ए प्लस बी से सी, ए प्लस बी से सी। इस वाली रिएक्शन में V2O5 कैटलिस्ट इस्तेमाल किया गया, इस वाली रिएक्शन में प्लेटिनम कैटलिस्ट इस्तेमाल किया गया। पी क्यू आर सभी वैल्यूज़ यहाँ पर 150, 50, 220, 200, 170 दी हुई हैं। अल्टरनेटिवली द रिएक्शन कैन प्रोसीड इन दीज टू एडिशनल पाथ्स बाय यूजिंग टू डिफरेंट कैटलिस्ट, ये दे रखे हैं। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस इन रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी इन दीज टू पाथ्स, ये आपसे यहां पर पूछ रखा है। चलिए कीजिए। ये जो यहां पर सवाल है एक तरह से तो बहुत ही साधारण सवाल है, कुछ था ही नहीं इसमें करने के लिए। आपको दिख रहा है ये मेन रिएक्शन तो ये आ रही है बिना कैटलिस्ट के। अगर आप इस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करें तो उस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे तो रिएक्शन आपके पास ये SO2 प्लस O2 से बन रहा है SO3, ये वो रिएक्शन है। 2SO2 प्लस O2 से 2SO3 बन रहा है, ये वो रिएक्शन है। और इस रिएक्शन को कॉन्टैक्ट चैम्बर के अंदर होती है रिएक्शन। ये कॉन्टैक्ट चैम्बर में होने वाली रिएक्शन है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस की रिएक्शन है। और इस रिएक्शन के अंदर PT का प्रयोग भी कर सकते हैं और इस रिएक्शन के अंदर V2O5 दोनों ही कैटलिस्ट का प्रयोग यहाँ पर अपन कर सकते हैं। तो ये जो मेन रिएक्शन जारी थी ये बिना कैटलिस्ट के थी और ये दोनों रिएक्शन थी वो कैटलिस्ट के थी, तो ऑब्वियस ये बात है। तो सेकंड वाले में आपके पास ये रहा Q और थर्ड वाले में ये रहा R। इन दोनों के बीच में एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस पूछा था, तो Q माइनस R करेंगे तो Q की वैल्यू आपको दे रखी थी यहाँ पर 200, ये दे रखी थी 170, दोनों को घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 30। इस क्वेश्चन का आंसर था 30। इस क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा याद हो जिस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को लिया, ये वाली बात तो आपको बतानी ही थी। इस रिएक्शन को जब कराते हैं कॉन्टैक्ट चैम्बर में, जब हम SO2 और O2 को मिलाते हैं तो उससे पहले आर्सेनिक की इम्प्योरिटी चेक करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर में। और आर्सेनिक की अगर इम्प्योरिटी होती है तो उसको पहले तो देखते हैं, टिंडल इफेक्ट से उसको ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें है कि नहीं। और अगर आर्सेनिक की इम्प्योरिटी रहती है, चूँकि आर्सेनिक का जो ऑक्साइड होता है इस रिएक्शन के लिए यहाँ पर वो पॉइजन की तरह काम करता है, तो हम उसको रिमूव करते हैं। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जेल बिछाते हैं, उसके ऊपर आर्सेनिक के ऑक्साइड्स चिपक जाते हैं। जब मैं इम्प्योर SO2 को उसके ऊपर से गुजारता हूँ, उसके बाद तब मैं SO2 का O2 के साथ कांटेक्ट कराता हूँ कांटेक्ट चैम्बर में। यहाँ पर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है,
कि पहले Pt का प्रयोग लोग करते थे, लेकिन अब प्लेटिनम की जगह लोग V2O5 का प्रयोग करने लगे हैं। उसके दो वजह हैं। एक तो प्लेटिनम प्रीशियस मेटल है, तो उसका इंतज़ाम कहाँ से करेगा आदमी बाहर, इतनी महंगी मेटल है। V2O5 सस्ता है। दूसरा, प्लेटिनम के अंदर ही आर्सेनिक के ऑक्साइड की इम्प्योरिटी भी होती है, जबकि V2O5 के अंदर आर्सेनिक के ऑक्साइड की इम्प्योरिटी नहीं मिलती है। और मैं चाहता भी था कि SO2 की O2 के साथ रिएक्शन कराते वक्त आर्सेनिक के ऑक्साइड की इम्प्योरिटी न रहे, इसलिए हम Pt की जगह पर V2O5 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसके अंदर आर्सेनिक के ऑक्साइड की इम्प्योरिटी नहीं रहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। AS2S3 सॉल्ट का कोएगुलेशन किया जा रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड और NaCl से, और इनकी कोएगुलेशन वैल्यूज़ जो हैं वो दे रखी हैं आपको। AlCl3 की है 0.09 और NaCl की है 54। तो आपसे पूछा गया कि रेशो ऑफ कोएगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl टू AlCl3 अगर 1:n है तो आपको n बताना है। स्टार्ट कीजिए। कर लिया होगा आप लोगों ने। अब आप उसको देखें तो AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड एक नेगेटिव कोलाइडल सोल्यूशन होता है। नेगेटिव कोलाइडल सोल्यूशन को कोएगुलेट करने के लिए आपको कैटायंस चाहिएंगे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अगर देखें तो एल्युमिनियम का कैटायन ज़्यादा शानदार होता है, क्योंकि इसमें प्लस का 3 चार्ज होता है। तो आप अगर देखें तो उसकी वैल्यू 0.09 कम है, जबकि NaCl की वैल्यू ज़्यादा लग रही है। कहने का मतलब ये है कि कोएगुलेटिंग वैल्यू और कोएगुलेटिंग पावर में ठीक उल्टा संबंध होता है, कि जिसकी कोएगुलेट करने की क्षमताएं ज़्यादा होंगी, पावर ज़्यादा होगी, उसका अमाउंट कम खर्च होगा। सीधा सा है। तो आपको यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ दे रखी थी, कोएगुलेशन वैल्यूज़ का रेशो। अगर मैं रेशो ऑफ कोएगुलेशन वैल्यूज़ देखूँ तो कितना हो जाएगा, निकालना जा रहा हूँ मैं। NaCl इज टू, ये रहा NaCl अपॉन NaCl टू AlCl3, ये रहा AlCl3। तो NaCl की वैल्यू है मेरे पास 54 और ये है मेरे पास 0.09, तो ये आ गया मेरे पास 600। ये क्या रेशो आया कोएगुलेशन वैल्यू का। तो कोएगुलेटिंग पावर का रेशो ठीक उल्टा होगा। तो कोएगुलेटिंग पावर का अगर मैं रेशो निकालूंगा किसका, वही NaCl इज टू AlCl3, तो वो कितना आ जाएगा 1/600। सवाल में कितना दिया गया था 1/n। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 600। तो सामान्य सा प्रश्न था जो कि आपको करने में किया होगा तो बन गया होगा। तो ये थे मेरे साथ 7 सवाल। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं कुछ और चैप्टर्स और कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ।